अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मेरे पास तुर्की से 2-3 अहम खबरें हैं। हॉरिबल पोजीशन है और आने वाले वक्त में 8 माह के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है, 1 साल के अंदर अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या अमली तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको अहम खबरों से आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मुझे बहुत अफसोस था कि मेरी 4-5 वीडियो जो मेन कल्प्रिट हैं यहाँ पर गैंगस्टर के तौर पर करप्शंस के जो अंबार लगा रहे हैं और जो लूट रहे हैं अफराद को, बाहर से आने वाले ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन अफराद जो हैं वो लूट रहे हैं बाहर से आने वालों को, इन्वेस्टर को या जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको। तो 4-5 वीडियो डिलीट होने के बाद ये हुआ कि लोग बड़े खुश थे कि हमने प्राइवेसी कंप्लेंट्स के ज़रिए वो वीडियो डिलीट करवा दी हैं और हम अब खुल के खेलेंगे और दोबारा रामे जो है वो वीडियो पब्लिश करने के काबिल भी नहीं होगा। लेकिन सुमेरा हैदर जो अंतालिया की मास्टरमाइंड है फ्रॉड की, उसने तो बाकायदा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दिए थे, फिर दोबारा से लोगों को फांसने के लिए और हनी ट्रैप में लाने के लिए। तो अब जब मैंने दोबारा पब्लिश की, प्राइवेसी जो कंप्लेंट्स थी उसके पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए मैंने ब्लर की और दोबारा पब्लिश की, तो उनके वहम ख्याल में भी नहीं था, जबकि मैंने अपनी लाइव वीडियो में ये कहा था कि मैं स्पेयर नहीं करूँगा। ऐसी कोई मालूमात पर्दा स्क्रीन से गायब नहीं होगी जो आने वाले वक्त में मासूम लोगों को फ्रॉड से बचाने में मददगार साबित हो। और वही मैंने किया, मैंने वो मालूमात दोबारा पब्लिश की और उन्होंने जब देखा कि ये दोबारा पब्लिश हुई तो बड़े भोंडे अंदाज से फ्रस्ट्रेशन के साथ जिस तरह रिएक्ट किया। मैं किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में या प्राइवेट मालूमात के बारे में नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उस लेवल तक जाऊं जिस लेवल तक ये मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हुसनैन ऐमन वाली वीडियो भी डिलीट हुई, वो भी बहुत जल्द पैरामीटर को फॉलो करके वापस आ रही है। जो खुश हो रहे थे कि ये करप्शन की हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारे जो करप्शन के किरदार हैं वो सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे, तो हम फिर से नए सिरे से छुरियाँ कुल्हाड़े उठा के करप्शन करेंगे। तो उनके लिए मैं बताऊं कि 3-4 मेगा करप्शन केसेस पर मैं तहकीकात कर रहा हूँ और वो अब तक के सबसे बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं। उनको पता है, इस मेरी वीडियो से उनको पता चल गया होगा, जिनसे मैंने मौक़िफ़ भी लिए और उन्हें कहा है कि मुझे इस पर मौक़िफ़ दें। इतने बड़े स्कैंडल कैसे हो गए और आपकी ये दीदा दलेरी के साथ और दीदा दानिस्ता तौर पर आपने जिस तरह ये लोगों के लाखों डॉलर लूटे हैं, उसका जवाब दें कि आपने ये किस तरह किया है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं पब्लिक को आपका मकरू चेहरा सामने लाऊंगा। तो वो इधर उधर से भागे फिर रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं और धमकियां भी दिलवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज वीडियो में वाज़ेह पैगाम देने लगा हूं कि ना मैं धमकियों से डरता हूं, ना मैं हक के रास्ते में कोई सिफारिश मानता हूं, और मैं किसी का बंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सारा कुछ करता हूं। दूसरी बात यह कि जो प्राइवेसी पैरामीटर्स हैं, मुझे इसका भी दुख है कि मैंने वीडियोस ब्लर करके दोबारा अपलोड की हैं और लोगों को वीडियो में उनका असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। थंबनेल पर और बाकी जगह पर मैंने दिए उनके असल चेहरे। लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ट्विटर है जिसमें मैं इनकी सारी स्टोरी अपलोड करूंगा और उसमें पैरामीटर्स प्राइवेसी के क्योंकि कंपैरेटिवली नरम है। मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक यूट्यूब पर वीडियो थी, जब इन्होंने ये प्राइवेसी कंप्लेंट्स करके इन्होंने वीडियो उड़वाई मेरी, तो मैंने उसे अब ना सिर्फ यूट्यूब पर दोबारा पब्लिश किया बल्कि मैंने बाकी ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म था मेरे पास सोशल मीडिया पर, उन सब पर मैंने दोबारा पब्लिश की। ताकि पहले एक प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर थी और अब हर प्लेटफॉर्म पर उनका जो मकरू चेहरा मैंने यहाँ किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो घिनौनी गेम की, पहले फ्रॉड किया, उसके बाद अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए झूठी कंप्लेंट्स की। तो अब मैंने ये सोचा है कि ट्विटर जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं जो इनके असल चेहरे होंगे उसमें ट्विटर का लिंक दे दिया करूँगा और उसमें असल स्टोरी जो है बगैर ब्लर किए हुए वो मैं ट्विटर पर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। आप इनके असल चेहरे वहाँ से देखिएगा। ट्विटर पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने यूट्यूब की तमाम जो फ्रॉड की, स्कैम्स और इस तरह की जो मालूमात हैं वो ट्विटर पर बगैर ब्लर किए शेयर करूँगा। अब आते हैं 2-3 अहम जो डेवलपमेंट हैं इस्तांबुल में। उसमें सबसे पहला तो एक हॉरिबल डेवलपमेंट ये है कि पहले
ये दिखाई देता था कि माजी की तरह जिस तरह इलीगल माइग्रेंट्स पर आर्जी तौर पर कुछ थोड़े बहुत ऑपरेशन होते हैं और उस ऑपरेशन के बाद फिर साइलेंस हो जाता है काम, तो इस मर्तबा ये बढ़ता चला जा रहा है। यानी मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक के डोलमुश और बसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक रोक के, यानी शिप्स में जो प्रिंसेस आइलैंड या बॉस्फोरस के ट्रिप में पुलिस और खुफिया के लोग घुस के लोगों के किमलिक चेक कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जगह जगह स्टॉप पर जो पुलिस और जो मुतलका खुफिया दारों के एहलकार हैं सिविल यूनिफॉर्म में या पुलिस यूनिफॉर्म में, वो डोलमुश से लेके टैक्सी से लेके हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो चेक कर रहे हैं। पहले नॉर्मली होता था कि जो बाज़ार थे या जो बड़े शॉपिंग सेंटर है उनके फ्रंट पर इस तरह किया जाता था, लेकिन अब गली मोहल्लों तक पहुंच गए। पहले ये होता था कि अमनियात में सिर्फ जो पुलिस है वो, या रात के टाइम जो बेगची हैं वो, या जो खुफिया एहलकार हैं जो किमलिक चेक करते हैं, ये 3 तरह के महकमे जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स यानी कच्चक को चेक करते थे। अब मैंने ये देखा है कि 8 के 8 पुलिस के महकमे, उनके साथ 3 सिविल और सीक्रेट महकमे जो हैं वो, और इसके अलावा भी जो अफराद इस शोबे से वाबस्ता नहीं भी थे, यानी अमनियात से वाबस्ता नहीं भी थे, ऐसे डिपार्टमेंट भी इलीगल माइग्रेंट्स को नोट करके उनकी मालूमात मुतलका महकमों को दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े नाके पहली मरतबा देखे हैं, और उन नाकों पर मैंने एक एक नाके से 40-40 लोग पकड़ के लेके जाते हुए देखे। और सबसे ज़्यादा जो वो इस्तफसार कर रहे हैं वो अफ़गान लोगों का कर रहे हैं। यानी अफ़गान लोगों की तादाद भी मैंने बताया था आपको 4 लाख से ज़्यादा है इलीगल माइग्रेंट्स की। लीगल की मैं बात नहीं कर रहा, इलीगल की बात कर रहा हूँ। और उन अफराद की जो वापसी थी वो नामुमकिन दिखाई दे रही थी। माजी में वो उनकी एम्बेसी उन्हें कबूल नहीं करती थी, और उन्हें अगर वो ले भी जाते थे पेंदग या किसी कैंप में, लेकिन उस कैंप में ले जाने के बाद भी उन्हें 3-4 माह बाद रिहा करना पड़ता था। लेकिन अब हर नाके पर, हर दौलमुश या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एहलकार घुसता है वो सबसे पहले पूछता है कि अफ़गान कौन है, और उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, यानी सब लोगों की बारी, और सीरियन ख़ास तौर पर जिनके पास किमलिक नहीं है उनको तो बहुत ज़्यादा तादाद में डिपोर्ट किया जा चुका है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के लोगों की, इलीगल लोगों की बारी आई है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। अगर इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल इलीगल माइग्रेंट्स का गढ़ था। अब आपको तमाम इस्तांबुल में अगर आप घूम के देख लें, आपको हू का आलम नज़र आएगा। और पहले जिन इलाकों में हम जाते थे तो इलीगल माइग्रेंट्स जगह जगह दंदनाते फिर रहे होते थे और जगह जगह बैठे नज़र आते थे। अब आपको वो जगह खाली और सुनसान नज़र आएंगी और वहाँ पर हू का आलम नज़र आएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। वजह क्या है? वजह पब्लिक प्रेशर है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर मीम्स बन रही थी कि पुलिस ने उठा के एक कच्चक को बाहर फेंका, वो अगली फ़ोटो में दिखाते थे वो पुलिस के पीछे खड़ा हंस रहा होता था। इस तरह की मीम्स बन रही थी सोशल मीडिया पर। हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर था और इस प्रेशर में बड़ा ऑपरेशन जारी है। दूसरा बड़ा प्रेशर, यानी 2 सोशल प्रेशर हुकूमत पर बहुत बड़े। दूसरी खबर वो ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर है इकॉनमी का हुकूमत पर, सदर रजब तैयब एर्दोआन पर। इस वक्त जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, उसका जो प्रेशर है वो बल्दियाती इंतखाबात में बहुत बुरी तरह निकलेगा। और इसके लिए अगर शमशेक वज़ीर ख़ज़ाना ने और पूरी काबीना ने और जो हुकूमत ने इक़दाम ना किए तो इनको बल्दियाती इंतखाबात में जो कि 31 मार्च 2024 को होने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है हुकूमत को। अवामी सतह पर इसका बहुत बड़ा बाउंस बैक मिलेगा। यानी जो रजब तैयब एर्दोआन ने सदारती इंतखाबात में एक कामयाबी और पजीराई हासिल की है, वो बल्दियाती इंतखाबात में ऑल टुगेदर यू टर्न पर होगी अगर इकॉनमी को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया गया। इसके लिए बहुत सारे अमली इक़दाम जारी हैं और उन अमली इक़दाम में से सबसे बड़ी जो बात है कि हर महकमे को उसके अखराजात और उसकी रेवेन्यू को रीएवेल्यूएट किया जा रहा है और हर पैरामीटर पर शमशेक जो है वो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि उनको जो टास्क दिया गया है वो उसको
किसी ना किसी तरीके से दिसंबर तक फुलफ़िल करें, ताकि मार्च में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सुबकी ना हो और हुकूमत को बहुत बड़ी डिफीट का सामना ना करना पड़े। उसमें बहुत सारे पैरामीटर लिए गए। एक तो बॉस्फोरस पर, जिस पर लोग कहते थे, मैं बार बार कहता था कि सदी के मुआहदे के ख़त्म होने के बाद जो बॉस्फोरस पर ट्रेड फ्रेट है उसको चेंज किया जाएगा। तो उसको चेंज किया गया है 80.8 डॉलर से उसे 4.45 डॉलर पर लेके जाया गया है फ़िलहाल। और उसके इस तब्दीली से जो 48,000 के करीब सालाना शिप गुज़रते हैं बॉस्फोरस से, उसकी जो नेट आमदन में जो फ़र्क पड़ेगा वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ज़ायद है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जुलाई से लेके नेक्स्ट जुलाई तक एक साल के अंदर जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा बॉस्फोरस ट्रेड फ्रेट से, वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। अब इसके अलावा मिडल ईस्ट से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। शेमशेक की बहुत बड़ी काविशें हैं, ड्रोन्स के बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं तुर्की को, और तुर्की की जो इकॉनमी है वो एक मरतबा फिर बूम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो पैरामीटर हैं, जो जिन पैरामीटर्स पर अगर आप नज़र डालें तो एक्सपोर्ट के पैरामीटर पर 23% एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और अगर आप टूरिज़म की बात करें तो पहले 6 माह में 23 बिलियन डॉलर कमाए गए, जो पिछले साल से 17.8% ज़ायद आमदनी है। और बुनियादी तौर पर ये जो अभी सीज़न चल रहा है, पहले 6 माह से बाद जो सीज़न चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस होते हैं। तो इब्तदाई पैरामीटर सारे जो हैं वो प्लस की तरफ जा रहे हैं। ड्रोन्स के बहुत बड़े ऑर्डर हैं मिडल ईस्ट और सऊदी अरब, ख़ास तौर पर कतर, सऊदी अरब, यूएई से और मलिका इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और ऑर्डर भी आ रहे हैं। और इनकी बुनियाद पर दिसंबर 2023 तक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इकानमी को और डॉलर के रेट को मुस्तहकम करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए अवाम को रिलीफ दें। गो के रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत जो भी फैसले होते हैं उसमें रिलीफ दिया जाता है, और उसमें रिलीफ इस तरीके से दिया जाता है कि जितना भी डॉलर की मालियत में लीरा की कदर गिरती है, मुआश जो है यानी जो असली उजरत है और जो मिनिमम वेजेस हैं उन्हें उस कदर बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों पर उसका बोझ ना बढ़े। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जैसे ही अस्करी उजरत बढ़ती है उसी तरह चीज़ों अशियाई खुर्दोनोश की कीमत भी उसी स्पीड से बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसे कंट्रोल करना होगा। और अगर बल्दियाती इंतखाबात में रजब तैयब एर्दोगान की टीम और इसकी हुकूमत को मस्बत और उनकी डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो उनको दिसंबर तक ना सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा बल्कि लीरा की डॉलर के मुकाबले में गिरती हुई जो साख है उसको भी बेहतर करना होगा। मेरी वीडियो में अगर आप कमेंट करें और बताएं कि तुर्की की सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट नंबर 1 एक्सपोर्ट क्या है, तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। और मैं भी देख के हैरान हुआ था कि ये प्रोडक्ट जो है वो तुर्की की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आप जानें कि कौन सा नंबर 1 पर है, ये आपके लिए क्यूरी है। तो इसी तरह इंपोर्ट में कौन सा नंबर 1 प्रोडक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और आइंदा आने वाली इस माह में जो 3 बड़े मेगा स्कैंडल में जिन पर ऑलमोस्ट अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुका हूँ वो आपके गोश गुजार करूँगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और लेकिन उनको यूट्यूब पर मुझे ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर पर मैं उनकी बगैर ब्लर किए हुए उनकी असल वीडियोस शेयर करूंगा ताकि आप तक मुतलका करप्ट और कल्प्रेट अफराद उनकी असलियत, उनकी असली शक्ल के साथ पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।